गुड मॉर्निंग एवरीवन। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारीगणों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का आखिरी यानी अंतिम पाठ जो है उसे कंप्लीट कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारा सिलेबस जो है आज संपन्न हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ सोचते हैं नया क्या करेंगे, प्रैक्टिस बुक करेंगे या देखते हैं। तो चलो हम हमारे पाठ को आरंभ करते हैं। हिंदी का महत्व। सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जो है तीसरे नंबर पर है। जो दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर हिंदी का नंबर आता है। तो इसी के महत्व को देखते हुए आज हम लोग जो है हमारे पाठ में देखते हैं इन्होंने क्या कुछ हिंदी भाषा के बारे में लिखा है। पहली ही लाइन देखिए, हिंदी पखवाड़े के अवसर पर इस बार अधिकारियों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय रखा गया, संघ की राजभाषा हिंदी ही क्यों है। अब देखो बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल पे 1 घंटा 2 घंटे यानी जितना कहे उतना बोला जा सकता है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है हिंदी की और उसमें उन्होंने सब्जेक्ट रखा है, विषय रखा है, संघ की राजभाषा हिंदी ही क्यों है। विषय बड़ा रोचक था, इसलिए श्रोताओं ने कॉन्फ्रेंस हॉल पूरा भर गया श्रोताओं से, यानी जो सुनने वाले थे उनसे जो कॉन्फ्रेंस हॉल जो था उससे पूरा भर गया। सबसे पहले कै ने अपना पक्ष रखा। अब देखो कै किसी का नाम तो होता नहीं, पर ये इन पाठ में जो है किसी का नाम नहीं देके इनडायरेक्ट वे से इन्होंने यहाँ पे कै को जो है विषय सब्जेक्ट बनाया है, यानी कर्ता बनाया है और वक्ता बनाया है। तो कै ने क्या किया, सबसे पहले अपना पक्ष रखा, मतलब बोला। क्या बोला, आज संसार में कुछ 12, ये यहाँ से बोली हूँ, 12 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली और व्यवहार में लाई जाती है। क्या बोल रहा है कि आज संसार में 12 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली और व्यवहार में लाई जाती है। अब देखो यहाँ जो क्या बताया कि 12 तरह की भाषा परिवार मतलब भाषाएं, 12 तरह की भाषाएं जो है उनकी बोलियां और उनका भाषा जो है व्यवहार में लाई जा रही है परिवारों में। ये परिवारों की बात कह रहा है। हमारे देश में ये नहीं बोल रहा कि ये 12 भाषाएं हैं इसके अलावा कुछ नहीं, ये कह रहा है ये भाषा और बोलियां हैं, ये व्यवहार में लाई जा रही है। लेकिन हमारे देश में 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है। तो इन्होंने उन 22 भाषाओं की भी बात की है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, जिसमें से हिंदी जो है हमारी एक भाषा है और जिसे राजभाषा का भी दर्जा दिया गया है। उसके बाद आगे वाला पैराग्राफ देखिए, संविधान बनाने वालों ने यह जरूरी समझा कि देश में ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे सब लोग आसानी से बोल व समझ सकें। अब कह रहे हैं कि जब हिंदी राजभाषा बनाया तो उन्होंने हिंदी को क्या सोच के राजभाषा बनाया था, तो ये सोचा था कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सी भाषाएं जो बोली जा रही है। फिर उन्होंने देखा कि हिंदी जो है ज़्यादा बोली और समझी जा रही है, इसलिए क्या किया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इससे लोग एक दूसरे के नज़दीक आ सकेंगे। उन्होंने सोचा कि ज़्यादा हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा एरिया में लोग एक दूसरे की बातें समझ सकेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आ सकेंगे। आगे देखिए, तब यह तय हुआ कि हिंदी को ही ऐसी भाषा का दर्जा दिया जाए। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में यह कहा गया कि संघ सरकार के कामकाज की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। अब ये 343 अनुच्छेद, यानी ये देखो ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल। संविधान में जो हमारे आर्टिकल होते हैं ना, तो वो ये वाले अनुच्छेद बोलते हैं उन्हें हिंदी में। तो संविधान के अनुच्छेद 343(1) में ये कहा गया कि संघ सरकार के कामकाज की भाषा जो है देवनागरी लिपि में होनी चाहिए, क्योंकि देवनागरी लिपि जो है वो आसानी से समझी जा सकती है
और देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा जो है वो हमारी राजभाषा होनी चाहिए। उसके बाद जो है उन्होंने लिखा, अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा। अब जो 1 2 3 4 ये जो है ना, तो उन्होंने बोला कि जो अंक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है प्रयोग में किए जाएंगे। उनका अंकों का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयुक्त होगा। इसी के साथ संविधान के अनुच्छेद 351 में, ये रहा 351 में, यह कहा गया कि हिंदी का प्रचार और विकास करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर होगी। अब देखो ये केंद्र सरकार जो हम लोगों को और आप लोगों को, क्योंकि आपके अधिकारीगण हैं, आपको नामांकित करते हैं, हमें इन्फॉर्म करते हैं, तो ये सब किस लिए कर रहे हैं? ये सब उस टाइम हमारे संविधान में जब लिखा गया था ना सबसे पहले जो, तो उस समय से जो अनुच्छेद बना था 351 जो है, इसके तहत हम सब लोग ये काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हिंदी का प्रचार प्रसार और विकास केंद्र सरकार के थ्रू, है ना। तो उसके बाद फिर देखिए, हिंदी के विकास के लिए यह जरूरी होगा कि जहां भी आवश्यक हो हिंदी अपनी शब्द संपदा बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से संस्कृत और गौण रूप में अन्य भाषाओं से शब्द ले सकेगी। आपने देखा होगा अलमारी शब्द जो है पुर्तगाली शब्द है, तो इस अलमारी की तरह बहुत से शब्द हैं जो हिंदी जो है अपने में समाहित किए हुए हैं, और इसीलिए हिंदी भाषा का शब्द भंडार जो है बहुत बड़ा है। तो उस समय ही ये बात दिमाग में लाई गई और इसे व्यवहार में लाया गया कि हिंदी भाषा, हिंदी के शब्द तो होंगे पर दूसरी भाषाओं के शब्द भी अपने में सम्मिलित कर सकेगी, इस पे कोई रुकावट नहीं होगी। इंग्लिश के शब्द भी है ना, बहुत से शब्द हैं, जैसे हम स्टेशन यूज करते हैं, इंग्लिश में यूज करते हैं, हिंदी में भी करते हैं, तो इस टाइप से जो है हिंदी में सभी भाषाओं के शब्द होंगे, है ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी को हमारे यहाँ एक ऐसी भाषा माना गया है जिसे राष्ट्र के सब लोग बोल और समझ सके तथा उसमें कामकाज कर सकें। इसीलिए जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, क्योंकि राष्ट्र के बहुत से लोग जो है हिंदी भाषा को बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम लोग नॉर्थ से हैं, हम लोग नॉर्थ भारत, उत्तरी भारत से हैं, तो हम जब यहाँ बंगाल में आते हैं, पूर्व में आते हैं, तो अगर यहाँ के जैसे आप लोग हैं या दूसरे जो हैं जिनको हिंदी नहीं आती, तो हम तो बंगाली नहीं समझ सकते, तो वो कैसे हमसे कांटेक्ट करेंगे। और चलो हम तो अंग्रेजी बोल लेते हैं, काम चल जाता है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर यहाँ के बंगाल के बहुत से, राजस्थान में बहुत से, दिल्ली में बहुत से, दूसरी जगह काम कर रहे हैं, तो अगर वो हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे, हिंदी नहीं समझ पाएंगे, है ना, तो कैसे अपना व्यापार काम कर पाएंगे। इसीलिए जो है हर एक को हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है, और यही बात हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय बोला था। इसके बाद कै का भाषण कंप्लीट हो गया। ख जो है एक दूसरा व्यक्ति है जो अपना भाषण देने के लिए आता है, वो क्या बोलता है, अपने विचार इस प्रकार उसने बोला, व्यक्त किए। हिंदी संघ के सरकारी कामकाज यानी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही नहीं बल्कि भारत देश की राष्ट्रभाषा भी है। वो ये राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन ख जो है वो कुछ भी बोल सकता है भाई। कोई व्यक्ति है, भाषण दे रहा है, उसको प्राइज मिलेगा तब पता लगेगा ना इसकी कहाँ पे कटिंग करना है। तो वो जो है हिंदी का महत्व दिखाने के लिए उसने ये बात बोली कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि ये हमारी विधायिका में और हमारी न्यायपालिका में और कार्यपालिका, है ना, तीनों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो हमारी एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है वो हम सब लोग हैं, हम जो प्रशासनिक कार्य जो है ना उनके अंदर हमारी लेटर वगैरह, पत्र वगैरह व्यवहार करते हैं, भेजते हैं। तो और न्यायपालिका के अंदर मेरा भी बोल रही हूँ, मेरा जहाँ तक विचार है कि न्यायपालिका के अंदर आज जो भी अधिकतर काम जो है अंग्रेजी में ही होता है। जो मैंने बहुत से वक्तव्यों में बोला भी है कि न्यायपालिका की भाषा जो है हिंदी होनी चाहिए। अगर हिंदी नहीं है, अंग्रेजी में हो रहा है, तो हिंदी भी साथ में होना चाहिए। जहाँ पे निर्णय सुनाए जाते हैं वहाँ अंग्रेजी में, और हिंदी में जो आम लोग जो है वो उसे नहीं समझ पाते, इसलिए
कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो उनके दिमाग या उनके माइंड, हम कहें का ऊपर से निकल जाता है, उनको पता ही नहीं लगता कि जज ने क्या बोला, वकील ने क्या फैसला किया, वकील जो बोलेगा वो मान लेता है, तो ये गलत है। अब देखो इस पे क्या होता है आगे। पर उसने है ना ज़्यादा ही इसका महत्व बताते हुए बोल दिया कि हिंदी जो है सब जगह प्रयोग की जा रही है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा है। अब उसके बाद जो है, राजभाषा संघ सरकार अथवा राज्य सरकार के कामकाज की भाषा है। राजभाषा संघ सरकार, और राजभाषा के बाद कॉमा लगेगा, राज्य सरकार के कामकाज की भाषा है, ये बात सही है। और भारत संघ की राजभाषा जहाँ हिंदी है, वहीं राज्य सरकारों की राजभाषा उनके राज्य में बोली जाने वाली होती है। वो कह रहा है कि भारत संघ की राजभाषा जहाँ हिंदी है, वहीं राज्य सरकारों की राजभाषा उनके राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। जैसे तमिलनाडु की राजभाषा तमिल है, कर्नाटक की राजभाषा कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, केरल की मलयालम है। ये उस ख का भाषण है, मैं नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद वो बोलता है, इसी तरह अन्य राज्यों की भी अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि राज्यों ने अपनी भाषा के साथ साथ हिंदी को भी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हिंदी का क्षेत्र बहुत बड़ा या बहुत व्यापक है, इसलिए हिंदी अपनाने से व्यावसायिक लाभ भी मिलता है। मैंने बोला था अभी, है ना, व्यवसाय में भी बहुत बेनिफिट होता है। गांधी जी ने एक बार बोला, क्या कहा, समस्त भारत के लिए प्रांतीय भाषा या भाषाओं के स्थान पर नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त जो है संपर्क भाषा के रूप में एक समान होनी चाहिए। ये वो कह रहा है, गांधी जी ने कहा था कि समस्त भारत के लिए प्रांतीय भाषाओं या भाषाओं के स्थान पर नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त संपर्क भाषा के रूप में एक समान भाषा होनी चाहिए। यह भाषा केवल हिंदी, हिंदुस्तानी ही हो सकती है। गांधी जी ने कहा कि जो संपर्क की जो भाषा होती है वो एक होनी चाहिए। बाकी उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, पर संपर्क करने वाली भाषा एक होनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से, हमारे उस टाइम तो बहुत आज़ादी की समस्या थी, तो एक दूसरे से वार्तालाप करके अगर वो बात एक दूसरा नहीं समझ पाएगा तो कैसे निर्णय ले पाते, है ना। तो उन्होंने कहा कि संपर्क की भाषा इसलिए हिंदी है और हमारी हिंदुस्तानी है। इसके अलावा संपर्क की भाषा और कोई भी इतनी आसान नहीं है जिसे सब लोग समझ सकें। उसके बाद जो है गय आता है, जो मंच पर भाषण देने के लिए आया है। उन्होंने कहा, हिंदी भारत में ही नहीं विदेशों में भी प्रचलित है। उसने कहा कि हिंदी हमारे भारत की ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रचलित है, क्योंकि हमारे भारतीय विदेशों में भी काम कर रहे हैं। हिंदी के गाने और फिल्में भारत में ही नहीं विश्व के कई देशों में लोकप्रिय है। ये बात बिल्कुल सही है। आज भी जो है इंडिया सिनेमा का जो है बहुत बड़ा पार्ट जो विदेशों में देखा जाता है। भाषा शास्त्री कहते हैं कि ये विश्व की सरलतम भाषा है। भाषा शास्त्री कहते हैं विश्व की सरलतम भाषा है। देश के बाहर भी लोग बड़ी संख्या में हिंदी बोलते हैं। अब कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो गए ने यहाँ पे उनको लिखा है। और ये जो कंट्री है ये अभी कुछ दिन पहले ही हमारे न्यूज़ में भी आई थी कि हिंदी का जो दिवस मनाया जाता है ना उस टाइम, कि ये जो है कंट्री है जिनमें हिंदी काफ़ी अधिक बोली जाती है। इनमें देखो, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, चीन, रूस, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पश्चिम एशिया आदि में हिंदी बोली और समझी जाती है। इसके अलावा विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का पठन पाठन किया जाता है। 150 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है हिंदी का पठन पाठन किया जाता है। लेकिन अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में विश्व के अंदर कम से कम 700 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहां पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ये देखो 150 लिखा है, 150 है ना, आप शब्द देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है घ, ये भी अपना भाषण दे रहा है।
कहता है कि हमारे उपनिषद कहते हैं, उपनिषद के यहाँ हलंत लगेगा, हमारे उपनिषद कहते हैं भाषा के बगैर न सत्य को पहचाना जा सकता न असत्य को। बात बिल्कुल सही है। अगर मेरे को बंगाली नहीं आता, सपोज मेरे को तमिल भी नहीं आता, तो मैं क्या करती हूँ कि कोई मुझे गाली देगा, मैं मुस्कुराती रहूँगी, क्योंकि आपने कभी, मैंने तो देखा है इंग्लैंड या लंदन वाले, यूएस या फॉरेन वाले जो हमारे आते हैं ना, जो हिंदी को नहीं जानते, तो अगर आप उनको कुछ भी बोलो, आप उनको मुस्कुराते हुए गाली दे दो तो वो मुस्कुराएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। तो हमारे सत्य असत्य की वाली बात हो जाती है कि बिना भाषा के बगैर हम कुछ भी हो हम नहीं समझ सकते, है ना, न अच्छे गुणों को न बुरे गुणों को। वही बात है जो मैंने बोला कि हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, न अच्छे को न बुरे को। ये क्या हुआ? चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसने हमें दिखाया है कि अभी हमारा सिलेबस कितना और बचा है। तो थोड़ी सी नज़रें जो है इन्होंने हमें दिखाने के लिए, इसमें बहुत प्रश्न भी है मुझे लगा, क्योंकि हमारे पीछे 2 पार्ट आए थे उसमें बहुत प्रश्न नहीं थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लेसन को स्टार्ट कर दिया। अब देखो इसमें गए ने ये बोला, इसलिए उसने बोला न अच्छे को पहचान सकते न बुरे को। उसके बाद उन्होंने बोला न सुख को पहचान सकते न दुख को। इन सब की पहचान भाषा होती है, इसलिए भाषा पर मनन करो। मेरे विचार से किसी भी समाज को एकता के सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य भाषा करती है। गै बोल रहा है और मैं भी, मेरा भी यही विचार है ना। हिंदी देश को एकता के सूत्र में बांधने की ताकत रखती है, इसलिए हिंदी ही क्यों का उत्तर स्वयं ही मिल जाता है। हिंदी ही क्यों, है ना, बहुत अच्छा इस पे वक्तव्य दिया जा सकता है, हिंदी ही क्यों। उसके बाद जो है इन प्रतियोगिता में शामिल 4 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल सही बात है, देखो कितना अच्छा बोला है। किसी ने तो पूरे विश्व में हमारी हिंदी की पहचान बनाने के बारे में बताया है, किसी ने हमारे देश में इसका क्या महत्व बताया है, किसी ने व्यवसाय में इसका क्या महत्व है। हर तरह के वक्ताओं ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं और आर्टिकल का भी, अनुच्छेद का भी यूज किया है, तो बहुत अच्छा है, इनको प्राइज मिलना ही चाहिए। अब हम हमारे बोध प्रश्न देखते हैं और पहला प्रश्न हमारा है हिंदी पखवाड़े पे, सॉरी हिंदी पखवाड़े डे के ऊपर ये बिंदी आएगी, है ना। हिंदी पखवाड़े के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय क्या रखा गया? बताओ क्या रखा गया। ऑफलाइन क्लासेज होती तो हम डायरेक्ट बोल दें कि क्या रखा गया। तो देखो भाई, हिंदी पखवाड़े के लिए विषय था संघ की राजभाषा हिंदी ही क्यों। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है। 2 में बोला गया है संसार में कितनी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। ये देखो ये बोल रहा है संसार में कितनी भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। ये मैं डायरेक्ट नहीं बता रही, आपको वापस से पाठ की तरफ ले जाती हूँ ताकि आप को लिखने में आसानी हो। ये देखो ये रहा, यहाँ हमारे आया था ये। उसके बाद जो है ये रहा 12, कुल 12 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं और 22 भाषाएं जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है। उसके बाद जो 3 नंबर हमारा प्रश्न आ रहा है, हमारे देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी, इसका सवाल का जवाब मैंने दे दिया, 22 भाषाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में क्या कहा गया है? ये कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अब ये देखो क्या कहा गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। याद रखना है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन देखिए, हिंदी विश्व के लगभग कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है? तो इस पाठ के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ 151 है ना, या 150 थे,
अभी नहीं है, तो जो हमारा पाठ है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ हमने देखा था कि आखिरी पैराग्राफ में 150 ये रहा 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन किया जाता है। उसके बाद हमारा लास्ट जो है प्रश्न आ रहा है, समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम कौन करती है? ये बात गांधी जी ने कहा था और हिंदी करती है। हिंदी राजभाषा ऐसे लिखना है, हिंदी राजभाषा समाज को सूत्र में बांधने का काम करती है। और इसके साथ आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं जो हमने देखा था, क्योंकि ये सबसे बड़ी संपर्क भाषा है, यहाँ दिया होगा कहीं हमने देखा था। उसके बाद हम करते हैं हमारे शब्दार्थ को। शब्दार्थ के अंदर हमारा पहला आ रहा है वाद विवाद यानी डिबेट। सेकंड नंबर पर हमारा आ रहा है प्रतियोगिता कंपटीशन। उसके बाद रोचक इंटरेस्टिंग। फेवर होता है किसी का फेवर लेना, किसी का पक्ष लेना, है ना, किसी की तरफ होना। कोई लड़ाई हो रही है तो उसकी दोस्त के साथ मतलब सहयोग करना। भाषा लैंग्वेज सबको पता है। परिवार फैमिली। संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और अनुसूची हमारी शेड्यूल। 12 अनुसूची हैं भारतीय संविधान में, है ना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर हम कहें तो कितनी भाषाएं हैं? 12। दर्ज होता है एंट्री करना, रजिस्टर में कहते हैं ना कि एंट्री कर रहा हूँ मैं, फाइल में एंट्री कर रही हूँ, तो इसका मतलब हम उसमें दर्ज कर रहे हैं। हिंदी में बोलेंगे उसे दर्ज करना। कैबिनेट होता है मंत्रिमंडल। तय करना, डिसाइड करना, कोई चीज़ मतलब फाइनल करना। संघ सरकार होती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल। उसके बाद जो है राइट साइड में हमारे पास कुछ और शब्द हैं जो है आर्टिकल मैं बता के गई थी, अनुच्छेद होते हैं। प्रचार करना किसी चीज़ का प्रोपेगेशन होता है। और विकास डेवलपमेंट। लेजिस्लेचर हमारी विधायिका है। संपर्क भाषा होती है लाइजन लैंग्वेज या फिर लिंक लैंग्वेज भी हम बोल सकते हैं। न्यायपालिका जुडिशरी। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। एग्जीक्यूटिव दैट इज हमारी कार्यपालिका। राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। कोई चीज़ लोकप्रिय होना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगना, पॉपुलर होना। कड़ी होता है चेन। कड़ी वो वाली नहीं है जैसे कड़ी मेहनत कर रहा है, इज़ वेरी हार्ड वर्कर। कड़ी होता है लोहे की चेन होती है, आपने रेलगाड़ी में देखा होगा, दैट इज़ द कड़ी बोलते हैं हिंदी में उसे। और कड़ी के कई अर्थ हैं हिंदी में। कड़ी को कई जगह से कई तरह से यूज किया जाता है। एक तो ये लोहे वाली चेन हो गई, एक है ना, अब आई डोंट नो कि बंगाल में होता है नहीं होता, पर वो होता है जैसे घर बनते थे, घर पुराने हमारे, मैं हरियाणा का ही एग्जांपल दूंगी। हरियाणा में जैसे हमारे पुराने घर हैं तो उसमें ना एक काठ की जो है ना छत लगाते हैं ना, उस पर एक लंबी सी काठ की एक बहुत इतनी मोटी सी एक लकड़ी टाइप से होता है जिसे हम कड़ी बोलते हैं। जो बहुत पुराने बुजुर्ग लोग जो है कड़ी बोलते थे उसे, अभी भी कड़ी बोलते हैं, पर यहाँ इसका मतलब चैन से है। अपरिमित होता है अनलिमिटेड, असीमित, इसको दूसरे रूप में हम असीमित भी बोल देते हैं, अनलिमिटेड जिसका कोई लिमिट नहीं हो। उसके बाद जो है हमारा कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, अरे वाह हमारा सिलेबस ही खत्म हो गया। परिशिष्ट है, इसे आप छोड़िए एक बार, इसमें कोई खास नहीं है, पर इसका जो है आवेदन पत्र का नमूना है आकस्मिक अवकाश के लिए। क्या हम इसी में कवर करें क्या? इसको हम फिर कभी देखेंगे नए वीडियो के साथ, है ना। हो गया है टाइम भी, और फिर बोरिंग हो जाता है ज़्यादा बड़ा। तो इसी के साथ जो है बहुत बड़ी खुशी है कि हमारा आज का जो पाठ्यक्रम है प्रबोध पाठमाला जो है उसका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। हम खुशी खुशी आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। और अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मुझे, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो हमेशा क्लास के बाद और हमारा जो है
सिलेबस कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम के बाद हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूँगी। आप कभी भी व्हाट्सएप पे पर्सनली और कमेंट में, जब तक आप क्लासेस हो रही है कमेंट में भी डाल सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको समझ नहीं आया हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना। तो ओके, इसी के साथ आपको क्या बोलूँ, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए, और अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। और अगली कक्षा तो आप ऐसे मानो कि हमारी पाठ्यक्रम से परिशिष्ट है, इसमें हम देखेंगे कैसे हम इसको पत्र को लिखते हैं। तो ये हमारे आगे की जो अगली जो पुस्तक आती है ना, प्राज्ञ की पुस्तक होती है, नहीं परवीन आता है, इसके बाद परवीन आएगा। उसके बाद प्राज्ञ की पुस्तक में इस तरह के बहुत से पत्र, टिप्पणी, मसौदा लेखन, ये सारी चीज़ें ना, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, पूरा ही वो 20-25 कक्षाएं जो होती हैं वो सारी उसी पे चलती हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी जो है इसके बाद परवीन में एडमिशन ले, उसके बाद प्राज्ञ, और सभी हमारी कक्षाओं में पूरी तरह से अच्छी तरह से हिंदी भाषा को सीख के और दूसरों को भी सिखाए, है ना। तो इसी के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं पर विराम देती हूँ, और शुभकामनाओं के साथ जो है हिंदी के महत्व को भी, उन सभी जिनको इनाम मिला था उन सभी को बधाई देती हूँ, जो इस पाठ में जिसको इनाम मिला है ना। हमारा टेस्ट होगा, हम टेस्ट के थ्रू आपको चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना जो है हमारे अधिकारियों ने ग्रहण किया है, और कितना मैंने अपने प्रयासों के थ्रू उन्हें समझाया है वो कामयाब हुआ है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक एक बार और धन्यवाद, जय हिंद।